हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की। इसको हम शॉर्टकट में HUF भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है विच इज़ बिंग मैनेज एंड कंट्रोल एज पर द हिंदू लॉ। ये जो बिजनेस है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये कैसे मैनेज और कंट्रोल होता है? हिंदू लॉ के द्वारा मैनेज और कंट्रोल होता है। और कैसे गवर्न होता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इस एक्ट के थ्रू ये बिजनेस क्या होता है? गवर्न होता है। अब ध्यान से समझिएगा कि ऐसे बिजनेस को शुरू करने के लिए दो बड़ी एसेंशियल कंडीशन है। जब तक ये एसेंशियल कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तब तक हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को शुरू कर सकते नहीं है। वो बेसिक कंडीशन क्या है सर? 2 मेंबर्स फ्रॉम 3 सक्सेसिव जनरेशन। ये बड़ा ज़रूरी है सर। 3 जनरेशन के, किसी फैमिली की 3 जनरेशन के 2 मेंबर मिलकर क्या कर सकते हैं? इस तरह के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, पहली कंडीशन क्या है सर? किसी फैमिली की 3 जनरेशन के कोई भी 2 मेंबर मिलकर कर सकते हैं इस तरह के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और दूसरी एसेंशियल कंडीशन क्या है कि प्रेजेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो हमको हमारे पूर्वजों से मिली हो, पैतृक संपत्ति जिसको हम बोलते हैं। तो ये 2 एसेंशियल कंडीशन को होना बड़ा ज़रूरी है सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को शुरू करने के लिए। अगर ये 2 एसेंशियल कंडीशन नहीं है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को शुरू किया जा सकता नहीं है। पहली कंडीशन 2 मेंबर्स, कोई भी 2 मेंबर 3 जनरेशन से, किसी फैमिली की जो 3 जनरेशन है, 3 जनरेशन के कोई भी 2 मेंबर मिलकर क्या बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति, वो प्रॉपर्टी जो हमने खरीदी नहीं हो, हमको हमारे पूर्वजों से मिली हो, उसका होना ज़रूरी है। ये दोनों कंडीशन ज़रूरी है। अब आगे देखिए ध्यान से सर, कोई जो फैमिली है उस फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, ये मान लीजिए सारे फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं? ये सारे फैमिली मेंबर्स मिलके ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। और उस फैमिली का जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, सबसे एल्डेस्ट मेंबर, सबसे बड़ा मेंबर होगा, वो क्या होगा? ये बिजनेस को मैनेज और कंट्रोल करता है। सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर क्या करते हैं? सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर इस बिजनेस को सर ऑपरेट करते हैं, जबकि इस बिजनेस का मैनेजमेंट और कंट्रोल सब किसके द्वारा होता है? जो फैमिली का सबसे एल्डेस्ट, सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है, उसके द्वारा इस फैमिली का बिजनेस का मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है। और बाकी सारे मेंबर क्या करते हैं? बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। तो जो फैमिली का सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है ना, उसको बोलते हैं कर्ता, KARTA, कर्ता, ठीक है। सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज नोन एज व्हाट? कर्ता। एंड अदर मेंबर एक्सेप्ट द सीनियर मोस्ट मेंबर फैमिली को छोड़ के बाकी जो मेंबर्स है फैमिली के, उनको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं को-पार्टनर, ठीक है। तो सर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को मैनेज और ऑपरेट कौन करता है? सारे फैमिली मेंबर्स करते हैं। मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? कर्ता कौन होता है? ही इज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। और बाकी मेंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, बिजनेस के कंटिन्यूएशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं? को-पार्टनर कहते हैं। अब को-पार्टनर जो होते हैं ये बिजनेस के ऑपरेशन में हेल्प करते हैं, बिजनेस के स्मूथ रनिंग में हेल्प करते हैं। इनका कुछ राइट होता है। इनका एक राइट तो ये है कि ये क्या कर सकते हैं? ये बिजनेस की बुक्स अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन करंट ईयर्स की जो करंट ईयर का जितना रिकॉर्ड है उसको ये क्या कर सकते हैं? ये गो थ्रू कर सकते हैं, उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन को-पार्टनर कर्ता से पास्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड को डिमांड कर सकते नहीं है। ये बड़ी एसेंशियल चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। को-पार्टनर करंट ईयर की जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो रिकॉर्ड है, उसको तो वो गो थ्रू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कर्ता से पास्ट ईयर के रिकॉर्ड को डिमांड कर सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है। ये इनका राइट है। करंट ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करना तो राइट है, लेकिन पास्ट ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते नहीं है, वो कर्ता से डिमांड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो बिजनेस किसको मैनेज और कंट्रोल हो रहा है? बाय द कर्ता। दिस मींस रीजन कर्ता की जो लायबिलिटी है वो क्या है? वो है अनलिमिटेड। इनकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड, ठीक है। और को-पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? इनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना सर, फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती है ना, जिसको क्या बोले? एंसेस्टर प्रॉपर्टी। इस एंसेस्टर प्रॉपर्टी में सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को शेयर मिलता है। सारे के सारे फैमिली मेंबर्स, सबका इसमें क्या होता है? हक होता है, सबका शेयर होता है, ठीक है। तो अगर बिजनेस डूबता है तो कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब क्या है? कि कर्ता का जो शेयर था ना अनसेस्टर प्रॉपर्टी में, वो तो जाएगा। उसके अलावा कर्ता की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो उसने अपने नाम से खुद खरीदी है,
अपना पैसे से खरीदी है, वो भी क्या होगी, वो भी बेची जाएगी सब बिजनेस के लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए। यही मतलब यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी का कि सर एंसेस्टर प्रॉपर्टी तो सारे सारे फैमिली मेंबर्स का शेयर होता है, लेकिन कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड मतलब जब बिजनेस लॉस में हुआ तो बिजनेस के लॉस को कंपनसेट करने की कर्ता की एंसेस्टर प्रॉपर्टी तो डूबेगी मतलब उससे तो शेयर निकलेगा। साथ साथ तो कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी है जो उसने करंट ईयर में खुद के पैसे से खरीदी है, वो भी क्या होगी, स्टेक पे होगी बिजनेस के लॉसेस को मीट करने के लिए या आउटसाइडर के डेथ का पेमेंट करने के लिए। जबकि को पार्टनर के साथ ऐसा नहीं होगा, को पार्टनर की प्रॉपर्टी का जो शेयर है बिजनेस में वही डूबेगा, जो फैमिली प्रॉपर्टी है उसमें जो को पार्टनर का शेयर है वही क्या होगा, वही स्टेक पे होता, बाकी कुछ स्टेक पे होता नहीं है। तो ये मतलब हमारी आपको याद रखना है, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है जबकि को पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, वो लिमिटेड होती है। दूसरी, अगर मैं आपसे बात करूं रजिस्ट्रेशन की, तो इस तरह की बिजनेस का रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। बिजनेस का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है। और एक चीज तो बिल्कुल आपको अभी से क्लियर हो गई कि सर जो को पार्टनर है या जो करता है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी अलग से बना भी सकता है, उसको एंसेस्टर प्रॉपर्टी में शेयर तो मिला, इसके अलावा वो चाहे तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी अलग से बना भी सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम आपसे अगर बात करें मेंबरशिप की, तो मेंबरशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए इन दो लॉ को जानना बड़ा जरूरी है, दैट इज मिताक्षरा लॉ एंड द दयाभागा लॉ। ये दो लॉ है, ध्यान से अंडरस्टैंड करना क्योंकि आगे का डिस्कशन बड़ा जरूरी है। दयाभागा, डी स्टैंड्स फॉर डॉटर, एम स्टैंड्स फॉर मेल, ये ऐसा शॉर्टकट मैंने बना लिया। तो एज पर द मिताक्षरा लॉ, सर ओनली द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन एक्ट एज एन को पार्टनर और कैन बिकम द कर्ता। अगर मिताक्षरा लॉ को हम ध्यान रखें तो मिताक्षरा लॉ क्या कहता है, मिताक्षरा लॉ कहता है सिर्फ और सिर्फ जो फैमिली में मेल मेंबर हैं वही क्या होंगे, वही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में को पार्टनर या कर्ता के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। जबकि दयाभागा लॉ क्या कहता है, दयाभागा लॉ कहता है दैट द मेल एज वेल एज फीमेल, जो मेल मेंबर्स हैं मतलब बॉयज और डॉटर दोनों क्या कर सकती हैं, सर दोनों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में सर मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पहले अगर मैं बात करूं तो पहले ये जो लॉ था ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में क्या था, एप्लीकेबल था। ठीक है, और ये लॉ रेस्ट ऑफ द इंडिया में, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस सिर्फ सिर्फ इंडिया में होता है, तो ये जो लॉ था मिताक्षरा लॉ ये सिर्फ सिर्फ रेस्ट ऑफ द इंडिया में एप्लीकेबल था। और इन वेस्ट बंगाल में क्या था, हमारा दयाभागा लॉ एप्लीकेबल था। ठीक है, मतलब दयाभागा लॉ सिर्फ वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल था और वेस्ट बंगाल और कुछ एरिया को और छोड़ दिया जाए, जैसे आंध्र प्रदेश के कुछ एरिया, उड़ीसा के कुछ पार्ट को छोड़ दिया जाए तो पूरे इंडिया में क्या एप्लीकेबल था, हमारा मिताक्षरा लॉ एप्लीकेबल था। लेकिन इन द ईयर 2004 दिसंबर 20 एक अमेंडमेंट आया, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ। ठीक है, एक अमेंडमेंट आया जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, और उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग सर अब सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में मेल और फीमेल मेंबर दोनों क्या होंगे, दोनों को पार्टनर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, मतलब दोनों को मेंबरशिप मिल जाएगी। 2004 के बाद से ऐसा हुआ, ये चेंज आया है कि अब सर मतलब मिताक्षरा लॉ एक तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया, और अब पूरे के पूरे इंडिया में कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, सर दयाभागा लॉ एप्लीकेबल है। किसको ध्यान में रखें, सर जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग अब मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स दोनों को क्या होगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में मेंबरशिप मिल जाएगी। और एक अच्छी चीज कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जहां पे सर मेंबरशिप इज ऑब्टेन्ड बाय बर्थ and as a result sir minor can also become the member in the Hindu undivided family। जो माइनर्स होते माइनर हैं, माइनर को क्या होता है, माइनर को भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में सब मेंबरशिप मिल जाती है। होपफुली यहाँ तक आपको मेरी बात पूरी क्लियर है। थैंक यू सो मच।